सो डेटा हैंडलिंग में जो इसका पार्ट 1 था वो हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि सीरीज़ को कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के अलग अलग मेथड हमने देखे कि लिस्ट ऑफ लिस्ट से कैसे करेंगे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से कैसे करेंगे, मतलब डेटा फ्रेम को क्रिएट किया। फिर डेटा फ्रेम के साथ हमने क्या क्या मैनिपुलेशन हम कर सकते थे, नया कॉलम ऐड करना, उसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना, रीनेम, री इंडेक्स, काफ़ी सारे काम हमने इस डेटा हैंडलिंग पार्ट 1 में किया है। डेटा हैंडलिंग पार्ट 2 हमने कल स्टार्ट किया था। इसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के जो फंक्शन है वो डेटा फ्रेम में किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ये हमने कल देखा था। सो मेनली डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के जो फंक्शन है इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब और समराइज लार्ज डेटा। अगर लार्ज डेटा हमारे पास है तो उसको समराइज करने के लिए, सिंगल वैल्यू में कोई रिजल्ट लेने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, ताकि हम डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। और मेन जो पांडास का ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम पाइथन पांडास पैकेज को यूज़ कर रहे हैं। सो कई सारे स्टेटिस्टिक के फंक्शन है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इनका थोड़ा थोड़ा मतलब भी हमको मालूम होना चाहिए। जैसे मीन है, मोड है, मीडियन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्वार्टाइल है, सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, दीज ऑल आर सम स्टेटिस्टिक्स फंक्शन। सो कल मैंने कुछ फंक्शन आपको बताए थे, जैसे इसमें से कल हमने डिस्कस किए थे मिन और मैक्स फंक्शन। सो सिंपली मिन इज बेसिकली यूज फॉर मिनिमम एंड दिस ओके। सो मिन इज यूज फॉर फाइंडिंग द मिनिमम, मैक्सिमम इज यूज फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है, जो एक्सेस जो आर्गुमेंट है वो कल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्सेस किस तरीके से इसमें आर्गुमेंट में दी जाती है। और सिर्फ मिन और मैक्स में ही नहीं, जितने भी ये फंक्शन है स्टेटिस्टिक्स के, सारे फंक्शन में ये आर्गुमेंट काम में आएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है एक्सेस की वो क्या है, मेरे पास 0 है। 0 है मतलब इंडेक्स है, 0 मीन्स इंडेक्स। और एक्सेस की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 मतलब कॉलम्स। तो अगर एक्सेस आपने 0 रखा है मतलब ये हर इंडेक्स के लिए आपको इंडेक्स वाइज रिजल्ट देगा। इंडेक्स वाइज का मतलब है कि आपको हर एक कॉलम के लिए यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर एक्सेस को आप 1 कर देंगे मतलब कॉलम्स कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टली आपको हर एक हॉरिजॉन्टल रो के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। सो एक्सेस आर्गुमेंट का अच्छे से हम इस्तेमाल करेंगे। स्किप एनए के बारे में कल मैंने बताया था। स्किप एनए मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फंक्शन होते हैं ये सारे नॉन वैल्यू के ऊपर काम नहीं करते, मतलब उसको ये स्किप कर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो स्किप एनए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पर ट्रू होता है, इसकी वैल्यू ट्रू होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नॉन वैल्यू के ऊपर भी ये अप्लाई हो तो इसको हम फॉल्स कर सकते हैं। तो स्किप एनए इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, देन दिस फंक्शन विल अप्लाई ऑन द नॉन वैल्यू ऑल्सो। And one more thing, numeric only. So this argument, so by default this all function applies only on the numeric column. अगर कोई डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो न्यूमेरिक कॉलम है, सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम में ही ये फंक्शन अप्लाई होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक ओनली की वैल्यू भी क्या होती है, हमारे पास ट्रू होती है। लेकिन अगर न्यूमेरिक ओनली की वैल्यू आप फॉल्स कर देंगे तो फिर अगर वो न्यूमेरिक नहीं भी होगा तब भी पर्टिकुलर कॉलम में हमारा फंक्शन अप्लाई होगा। तो कल हमने ये सारा इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखा था, मिन और मैक्स। ये इसका एक एग्जांपल कल मैंने बताया था कि मिन और मैक्स कैसे हम करेंगे। इसके बाद हमने देखा था कि मीन, मोड और मीडियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मीन पता करना मतलब डायरेक्ट फंक्शन है df डॉट मीन। तो डेटा फ्रेम के हर एक न्यूमेरिक कॉलम का मीन आपको मिल जाएगा। मीन मतलब एवरेज मिल जाएगा। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आसान है। सारे नंबर्स का आप सम कर दीजिए और जितने नंबर का सम किया है उसको डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर है, दैट इज़ योर मीन। मीडियन, कल मैंने आपको मीडियन कैलकुलेट करना बताया था कि मीडियन को किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपके ग्रुप में भी इसको भेजा था। ओके, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। ओके, तो ये मैं आप जो व्हाट्सएप पे कल मैंने चीज़ें भेजी थी उन्हीं को ही मैं एक बार बता रहा हूँ। सो मीडियन मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू है। तो अगर कोई भी ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर इवन नंबर्स हैं,
उसकी अगर आपको मीडियन निकालनी है तो थोड़ा सा वहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर नंबर आपके इवन है, ओके अगर आपके पास इवन नंबर्स हैं तो बीच के 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे, तो बीच के 2 एलिमेंट का आप एवरेज निकाल देंगे तो वो उसका मीडियन होगा। जैसे यहाँ पर इसमें लिस्ट दे रखी है मैंने 5 7 7, जैसे 10 7 7, ये स्टेप क्या है, पहले आप उसकी शॉर्टिंग कर दीजिए, लोवेस्ट टू हाईएस्ट उसको जमा दीजिए, फिर जो बीच के 2 नंबर आपको मिलते हैं उनका एवरेज निकाल दीजिए तो वो उसका मीडियन होगा। अगर पूरी लिस्ट में ओड नंबर्स हैं तो शॉर्टिंग करने के बाद जो बीच का एलिमेंट होगा वो उसका मीडियन होगा। तो ये तो आसानी से हम मीडियन निकाल पाएंगे। मोड की जहाँ तक बात है, मोड में क्या होगा, जो रिपीटेटिव नंबर है, जैसे कोई लिस्ट है तो उसमें जो नंबर जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो उसका मोड होता है। तो आसान है, लेकिन कल हमने इसमें देखा था कि अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कोई एक लिस्ट है जिसमें सारे नंबर्स दे रखे हैं और वो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है, सारे एक एक बार हैं, तो क्या होगा, सारे ही उसके मोड हो जाएंगे। कल हमने देखा था, सारे उसके आउटपुट में आएंगे। सो इतनी चीज़ें हमने कल देखी थी। सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट दिस काउंट। सो दिस इज जस्ट द रिवीजन। ओके तो ये बच्चे जुड़ते रहते हैं, इसमें अलाउड करना पड़ता है मुझे। ओके नाउ फोकस ऑन दिस काउंट फंक्शन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो फंक्शन है ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो काउंट फंक्शन जैसा इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, काउंट करने के काम में है। अगर आपको नंबर काउंट करने की, जैसे मान लो सैलरी नाम का कॉलम है, आपको बतानी है कि कितने लोगों को सैलरी मिल रही है, मतलब उसको काउंट करना है, 5 को, 6 को, 10 को, कितने को, तो काउंट फंक्शन इज यूज। दिस फंक्शन काउंट द नॉन एन एंट्रीज फॉर ईच रोज एंड कॉलम। नॉन एन मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शन के साथ है कि जो भी आपके ये स्टेटिस्टिक फंक्शन है ये नॉन वैल्यूज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपने वो स्किप एन वगैरह अगर उसको अप्लाई कर दिया तो ये उसके ऊपर भी काम करेगा। बाकी इतना डीप में जाने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। df.count लिखेंगे, एक्सेस जिस एक्सेस में आप अप्लाई करेंगे वो एक्सेस आ जाएगी। न्यूमेरिक ओनली जो है ये वापस से ट्रू रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहें तो इसको फॉल्स कर सकते हैं। ओके ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे काउंट फंक्शन इसके ऊपर इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। रेना समझ में आया इतना यहाँ तक? यस सर। तन में आवाज आ रही है तुम्हें बराबर? आउट हो गए क्या? तन में आवाज आ रही आई क्या मेरी? नहीं आवाज आ रही है। तो रेना यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है आपको पूरा काउंट फंक्शन? यस। हाँ काउंट फंक्शन कैसे करेगा, जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक डेटा फ्रेम है df इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाया हुआ है। ये डेटा फ्रेम है जो जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। df डेटा फ्रेम है, a b c 3 इसके कॉलम है, 0 1 2 3 4 5 ये इसके इंडेक्सेस हैं और दीज आर द वैल्यूज। नाउ सपोज काउंट ऑफ नॉन एन ए वैल्यूज अक्रॉस द रो एक्सिस। देखो एक ये और टर्म है, अक्रॉस द रो एक्सिस हमको काउंट करना है। तो अक्रॉस द रो का मतलब हमेशा क्या होगा, मतलब कॉलम वाइज करना है। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लो। अगर मुझे क्या करना है, अक्रॉस द रोज, अक्रॉस द रो का मतलब है कि मुझे कॉलम वाइज चाहिए। अक्रॉस द रोज का मतलब मुझे कॉलम वाइज चाहिए। कॉलम वाइज चाहिए मतलब एक्सेस क्या रखनी है, मुझे 0 रखनी है या फिर एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स रखना है। ये चीज़ समझ में आई? अक्रॉस द रोज, रोज के अक्रॉस चलना है, मतलब रोज को कट करते हुए चलना है, मतलब मुझे वर्टिकली चलना है। वर्टिकली चलना है मतलब एक्सेस इक्वल्स टू 0, वर्टिकल मूवमेंट होगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है, अक्रॉस द कॉलम्स, अक्रॉस द कॉलम का मतलब है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, हर एक रो के लिए चाहिए, रो वाइज हमको रिजल्ट चाहिए। रो वाइज अगर रिजल्ट चाहिए तो एक्सेस क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, या फिर एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम्स रखेंगे। ठीक है, मतलब जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये समझ में आया यहाँ तक अरीबा? क्योंकि मेन क्वेश्चन तो हमको समझ में आना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? So let I send this in your group. This is the important thing. So now see here, count the non-NA values across the row axis. Across the row axis means for each column. So simply we have write df dot count axis equals to 0. Axis equals to 0 अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी वो कॉलम वाइज ही चलना है वैसे। तो आप देखो ए के लिए मुझे आउटपुट मिल रहा है, ए के लिए कितना मिल रहा है मुझे 5 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए की आप देखो कि ए में एक वैल्यू तो क्या है, नान है, तो उसके अलावा कितनी वैल्यू बची, 3 तो 5 बची, तो ए में कितनी वैल्यू आई है 5। बी में कितने एलिमेंट है यहाँ पर, टोटल 6 है, जिनमें से 2 नान है, तो क्या आया उसमें, काउंट ने क्या रिटर्न किया 4। और सी में चूंकि सारे ही वैल्यूज़ हैं तो 5 आई है, एक इसमें नान वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना आया है 5। तो काउंट क्या करेगा, काउंट करेगा कि कितनी नॉट नान वैल्यूज़ हैं, वो काउंट हो जाएगी कॉलम वाइज, क्योंकि एक्सेस इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 0 रखा है। इसी तरीके से अगर आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देंगे काउंट, df डॉट काउंट एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, हर एक रो के लिए, जैसे हर एक रो इंडेक्सेस के लिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस ही है, तो 0 में कितने एलिमेंट है 3, देखेंगे इसमें 3 है। अब जहाँ पर नान है तो वो नहीं होगा, जैसे 1 जो इंडेक्स है उस पर सिर्फ 2 ही नॉट नान वैल्यूज़ है, तो वहाँ पर 2 आ रहा है, तो समथिंग लाइक दिस वी विल गेट द output. Any doubt in this? So using this count function we can count the not null values for a particular column or for a particular row. अरीबा समझ में आया? Yes sir. Okay. सो इसमें थोड़ा सा और परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम कर लेते हैं, थोड़ा और इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं काउंट फंक्शन को लेके। सपोज़ ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ था, कल हमने बनाया था इसको, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। It is executing. ओके, ये आउटपुट आया है। तो ये एक डेटा फ्रेम है मेरे पास, जिसमें क्या है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर्स, ये इसके कॉलम्स हैं, और बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3, ये क्या है, इसके जो इंडेक्सेस हैं वो हैं, और ये सारे हमारे पास डेटा एलिमेंट। तो अब मैं अगर इसमें क्या करता हूँ, ये मेरे पास पूरा एक डेटा फ्रेम है, इसको मैं आपके ग्रुप में भेजता हूँ। ओके, ये हमारे पास डेटा फ्रेम है। अब इसमें क्या लिखता हूँ मैं, सीधा अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट df डॉट काउंट, व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली काउंट द नंबर्स कॉलम वाइज। मीन्स एप्पल के अंदर कितने हैं, ऑरेंज के अंदर कितने हैं, बनाना के अंदर कितने हैं, पियर्स के अंदर कितने हैं, वो मुझे सीधी वैल्यू मिलेगी। एप्पल के अंदर कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो चूंकि यहाँ तो कोई नॉन वैल्यू है ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा, हर एक कॉलम के लिए मुझे काउंटिंग मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मुझे इसमें आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गई बात? सबके लिए 7 7 मिल रहा है, क्योंकि किसी में नॉन वैल्यू थी नहीं यहाँ पर। अगर किसी में नॉन वैल्यू में डाल देता हूँ, जैसे ये 10 20 30 40 जो है, इसमें मैं 20 की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं नन वैल्यू लिख देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो आप देखेंगे कि जो 20 किस में था, ऑरेंज में था, तो ऑरेंज में अब क्या हो गया है, 6 हो गया। कोई डाउट इसमें? आप चाहे तो np डॉट नान भी लिख सकते हैं, या ऐसे नन लिख देने से भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर काउंट में एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर दें तो क्या होगा, मुझे हर एक कॉलम के लिए मिलेगा फिर। ठीक है, पहले तो क्या था, सिंपल था, ये df डॉट काउंट का आउटपुट था। अगर मैं यहाँ पर df डॉट एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, जितने भी मेरे पास रो इंडेक्सेस हैं, जितनी मेरे पास रो इंडेक्सेस हैं, उन सब रो इंडेक्सेस के लिए मुझे काउंटिंग मिलेगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो नॉन वैल्यू है उसके लिए हमें काम नहीं करना। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ सपोज देखो हम इतना सारा काम कर चुके हैं, पर ये हम क्यों कर रहे हैं, जैसे एक इसमें क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। सपोज दिस इज अ डेटा फ्रेम विच इज गिवन। अब इसमें आप दिमाग लगाना आप, ठीक है, इसमें हमको दिमाग लगाना है। रेना आवाज आ रही है? सुमोनी आवाज आ रही है? सुमोनी, सुमोनी आवाज आ रही है? ओके, स्नेहा, you are getting what I am teaching? Yes, sir. ओके, सो थोड़ा इसमें अब दिमाग लगाते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, इसमें क्या करना चाहता हूँ मैं, आई वॉन्ट टू एड अ न्यू कॉलम इन दिस डेटा फ्रेम। आई वॉन्ट टू एड अ न्यू कॉलम, सपोज नंबर ऑफ फ्रूट्स। आई वॉन्ट टू एड अ न्यू कॉलम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन दिस, और उस नंबर ऑफ फ्रूट्स कॉलम में क्या हो कि पर्टिकुलर उस रो में, पर्टिकुलर उस रो में कितने फ्रूट्स हैं उन सबका सम हो। नहीं समझ में आई बात? जैसे ये एप्पल ऑरेंज बनाना ये तो है, ये मैं यहाँ पर एक नया चाहता हूँ, टोटल फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, उसमें क्या हो 10 प्लस 30 प्लस 40 उनका सम आना चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा कॉलम में इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। सो कैसे कर सकता हूँ मैं, क्या इसमें दिमाग लगाना चाहिए मुझे? कोई कौन बताएगा इसको? कोई आइडिया देना है आपको? नहीं है किसी के पास कोई आइडिया? अरीबा, क्वेश्चन तो समझ में आया ना आपको? व्हाट इज आवर क्वेश्चन? एड अ न्यू कॉलम in the data frame which has sum of each individual rows। ये थोड़ा कॉमन क्वेश्चन बनाए, एक नया कॉलम बनाना है जिसके अंदर इंडिविजुअल रो का सम आना चाहिए। तो देखो सर वो डेटा फ्रेम का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉलम है उसका नेम, फिर इक्वल्स टू में हमें जो सम्स डालने हैं उसका कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखना पड़ेगा कोड। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए अगर नया कॉलम ऐड करना है तो सिंपल df, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम, जैसे मैं यहाँ पर कॉलम रखना चाहता हूँ टोटल, टोटल फ्रूट सपोज इसका नाम रखना चाहता हूँ, ये तो कॉलम बन जाएगा इस।
ठीक है। लेकिन अब इस कॉलम में मुझे क्या करना है कि इंडिविजुअल रो का सम चाहिए। तो अब चूंकि मेरे पास एक डायरेक्ट स्टैटिस्टिक फंक्शन है सम नाम का, है कि नहीं, हालांकि वो पढ़ाया नहीं लेकिन सम लिख देते हैं तो सम आ जाता है। सो df डॉट सम लिख देंगे तो क्या आएगा, उसका सम आ जाएगा। लेकिन वो सम कैसे चाहिए, मुझे रो वाइज चाहिए। तो मैं क्या लिखूँ इसमें, df डॉट सम, और इतने करने से हो जाएगा मेरा काम। इतने करने से मुझे सही रिजल्ट मिलेगा क्या, प्रिंट सर दिया। एक्सेस देना पड़ेगा ना उसको 1। हाँ, एक्सेस 1 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप df डॉट सम लिख देंगे तो वो तो कॉलम वाइज सम आएगा। राइट राइट राइट। चलो पहले हम यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक्सेस इक्वल्स टू 1 करूँगा, क्योंकि हर एक रो का सम आना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्या होता है। तो पहले मैंने क्या किया, पुराने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया है, फिर नया कॉलम ऐड करके फिर उस डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करता हूँ, ताकि दोनों चीज़ मुझे देखने को मिले कि पहले क्या था और अब क्या डेटा फ्रेम हुआ। ओके, तो आप ये आउटपुट देखिए कि ये तो पुराना डेटा फ्रेम था ऊपर, अब इसमें देखिए कि ये नया डेटा फ्रेम ऐड हुआ है टोटल फ्रूट नाम का। और इसमें देखिए जैसे पहली रो में क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 40, 370 और 1080, देखिए कितना बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। दिस इज वे बाय विच वी कैन ऐड अ पर्टिकुलर कॉलम एंड, और उस कॉलम के लिए जो भी कैलकुलेशन मुझे करनी है, ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो अगर मैं इसमें ऐसा करूँ, चूंकि मुझे रो वाइज करना है उसमें, तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से कर दो, एक नया कॉलम ऐड करेंगे, और चूंकि हर एक का सम आना चाहिए तो df डॉट सम एक्सेस इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर मैं इसमें एक्सेस नहीं दूँ, सपोज एक्सेस इसको मैं छोड़ दूँ, तो क्या करेगा, इसका आउटपुट देखते हैं, इसको मेजर करते हैं। क्या वैल्यू आ रही है, नान वैल्यू आ रही है, क्योंकि आप कॉलम ऐड कर रहे हैं। और चूंकि सम आपको कितने, देखो मेन बात ये है कि आपने कॉलम ऐड किया है, ये नान वैल्यू क्यों आई, इसको कौन समझाएगा। चलो पहले ये बताओ, आप इसको समझने की कोशिश करो। जब मैंने एक्सेस नहीं दी है ना, तो फिर इसमें नान सर इसमें हम्म सर क्योंकि ये अब कॉलम वाइज वर्क कर रहा है, क्योंकि ये अब कॉलम को ऐड करेगा, तो वो जो टोटल आएगा वो जब रिप्रेजेंट होगा तो वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें वर्टिकल आउटपुट मिल रहा है, तो वर्टिकल में उसको कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो ऐड तो कॉलम को कर रहे हैं। ठीक है, गुड गुड। तो चूंकि इसमें क्या होगा बच्चों, कॉलम वाइज चलेगा, कॉलम वाइज चलेगा तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पियर्स, इसके लिए बस 4 वैल्यू मिलेगी उसको खाली। जबकि मेरे पास कितनी रोज़ हैं यहाँ पर, जब मैं किसी कॉलम को ऐड करता हूँ तो आपको पूरी रोज़ के लिए उसको रिजल्ट देना है, वैल्यू देनी है। कितनी रोज़ है, 7 रोज़ है, तो वैल्यू मिल रही है उसको 4, और उसको डालनी है कितने में, 7 में वैल्यू डालनी है। तो मिसमैच हो रहा है, और जब भी कोई मिसमैच होता है तो क्या होता है, यहाँ पर नान वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पर ये केस हो सकता है कि अगर मिसमैच ना हो इसमें, जैसे अगर उसको 4 ही वैल्यू मिले इधर भी, और इधर 4 ही अगर रो इसमें हो, तो मुझे लगता है फिर इसको नान वैल्यू नहीं देना चाहिए। क्यों देना, सर तब भी नान देगा वो तो। तब भी नान ही देगा। तो इसके हाँ, ऊपर सर। देखें, थोड़ा इसमें दिमाग लगाते। तो मैं क्या करूँ, 4 है तो इसमें इन 3 जो रो हैं इनको हटाता हूँ, बास्केट 5, 6, 7 इनको मैं हटाता हूँ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो फिर मैं इन 2 को फिर हटाता हूँ। ओके, इसको रन करता हूँ। कोई एरर तो नहीं, कोमा वोमा की प्रॉब्लम है कोई। ओके, अभी भी नान वैल्यू आ रही है इसमें। अगर मैंने वैल्यू इसमें मिक्स भी की है तब भी उसको नहीं समझ में आया, क्योंकि df डॉट सम कर रहे हैं तो उसको वैल्यू मिल रही है 4, तो बास्केट के लिए अभी भी उसने ननी किया। तो अगर आप रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, हर एक वैल्यू को उसमें डालना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर रो के लिए रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है सुमोनी, तो तुम सही कह रही थी, इसमें भी नान वैल्यू आई है उससे, अगर 4 भी मैच किया है तब भी। यस सर। ओके, तो अब आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, उस कॉलम में आप चाहते हैं कि
टोटल काउंटिंग आ जाए तो आप काउंट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए पर्टिकुलर रो की, तो मैक्स मीन जो भी है फंक्शन है उन सबको आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वन बाय वन फिर इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सम फंक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और जो काउंट फंक्शन में एक डाउट मुझे था उसको भी हम पूरा कर लेते हैं कि काउंट में दो ही आर्गुमेंट दे रखे हैं, एक्सेस और न्यूमेरिक ओनली। स्किप एन शायद इसमें काम नहीं करेगा, एक बार मैं स्किप एन को इसमें यूज़ करके देख लेता हूँ क्या स्किप एन इसमें काउंट कर रहा है। डी एफ डॉट काउंट df.count और skip na equals to false। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू काउंट द नॉन वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, सो देयर इज अ एरर। सो स्किप एन का जो आर्गुमेंट है वो काउंट के लिए है ही नहीं, मतलब काउंट हमेशा नॉन वैल्यू को काउंट नहीं करेगा इसमें, आप उसको चाहकर भी नहीं करवा सकते। तो बाकी जो मैक्स मिन सम है वहाँ पर ये आर्गुमेंट ज़रूर है, पर इस काउंट में ये आर्गुमेंट नहीं है। सो मेक दिस क्लियर। सो इसमें तभी यहाँ पर स्ट्रेटली लिखा भी हुआ है कि दिस फंक्शन काउंट द नॉट एन एंट्रीज फॉर ईच रोज और कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द एक्सेस दैट वी हैव डिफाइंड। ओके, आगे चलें, इतना समझ में आ गया? सुमोनी क्लियर है इतना? यस सर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सम फंक्शन। तो सम फंक्शन तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या करेगा, आपको सम करके देगा, टोटल करके देगा। इसके पहले भी हमने यूज़ किया था। डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट सम लिखेंगे, एक्सेस आर्गुमेंट दे सकते हैं इसमें, स्किप एन भी दे सकते हैं, न्यूमेरिक ओनली भी दे सकते हैं। तीनों आर्गुमेंट वैसे के वैसे ही काम करेंगे। एक एक्स्ट्रा इसका आर्गुमेंट है मिन अंडरस्कोर काउंट। तो मिन अंडरस्कोर काउंट इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर आप सम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कम से कम 3 नंबर हो तभी सम करें या कम से कम 5 नंबर हो तभी सम करें, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन रखना चाहते हैं कि मिनिमम आप काउंट रखना चाहते हैं कि इतना काउंट जब हो तभी वो सम करे, तो मिन काउंट को आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज़ यूज़ नहीं करोगे तो वो अगर 0 भी होगा, मतलब कोई एलिमेंट अगर सम करने के लिए नहीं भी होगा, तब भी वो वहाँ पर सम करके देगा। जैसे मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। सपोज df.sum, अभी आप खाली इसको df.sum में यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या करेगा, हर एक कॉलम के लिए ओके वी कैन सी द आउटपुट। सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम, एप्पल ऑरेंज बनाना पियर्स। सो एप्पल का जो टोटल सम है 87 आ रहा है, ऑरेंज का 43 आ रहा है। आप चाहें तो इनको सम करके देख सकते हैं, यही सारा सम आएगा। बनाना का 60 आ रहा है, तो 60 कैसे आया, बनाना का 30, 21 हो गया 51, फिर 59 और 60। सो लाइक दिस वी आर गेटिंग द सम। ऑरेंज में नॉन वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी जो एलिमेंट है उनका वो सम कर रहा है। एक्सेस इक्वल्स टू अगर अब मैं 1 करूँगा तो वही होगा कि जो 4 मेरे पास जो इंडेक्स हैं, बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3, बास्केट 4, चारों जो इंडेक्सेस हैं उनके लिए मुझे सम मिलेगा। ओके, ये आउटपुट देख रहे हो, बास्केट 1 के लिए मुझे मिल रहा है 80। अब जो सम होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, 10 + 30 + 40 मतलब 80। So like this I am getting the output. So here the important, बाकी स्किप एन और न्यूमेरिक ओनली वैसे ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ मिन काउंट इक्वल्स टू 5। अब मिन काउंट इक्वल्स टू 5 करने का मतलब ये है कि ये काउंट, ये सम तभी करेगा जब इसको कम से कम 5 वैल्यू मिलेगी, 5 वैल्यू इसको सम करने के लिए मिलेगी, तब जाके ये काउंट करेगा। तो अभी क्या आउटपुट देगा, अभी देखो क्या आउटपुट दिया, एप्पल के लिए नान, ऑरेंज के लिए नान, बनाना के लिए नान, सबके लिए नान वैल्यू दी, क्योंकि उसको वैल्यू मिली नहीं।
क्योंकि सब में कितनी वैल्यू है, देखो एप्पल में 4 वैल्यू है, ऑरेंज में 3 वैल्यू है, बनाना में 4 है, इसमें 4 है। तो अच्छा इसको क्या करता हूँ मैं, अब 4 करता हूँ, कम से कम 4 वैल्यू तो होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ओके नाउ लेट्स सी, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एप्पल में मेरे पास 4 वैल्यू थी तो देखो सम आ गया, ऑरेंज में 3 ही वैल्यू थी सम करने की, तो उसमें क्या आया, नॉन वैल्यू आई। बनाना में 4 थी तो आ गया, पियर्स में 4 थी तो आ गया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मिन काउंट, मिनिमम काउंट। इज इट क्लियर? रहना समझ में आया व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मिन काउंट? So like Yes, this we sir. can calculate the sum as per our requirement. Okay, now this is interesting and important also. सर स्किप आने का क्या रोल है इसमें? इसकी पहने का तो वही रोल है कि उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है, मतलब वो नॉन वैल्यू को सम नहीं करता। वैसे तो इसमें तो वैसे भी वो सम नहीं करता, तो इसमें कोई खास फर्क आप पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका सम भी करेगा तो क्या मतलब निकलेगा। इसकी पहने इक्वल्स टू फॉल्स करके देख लेते हैं। सो सम फंक्शन में इसकी पहने का मतलब ये हो गया कि हम नॉन वैल्यू को कंसीडर करवाना चाहते हैं, उसको सम करवाना चाहते हैं उसका। तो सम करवाना चाहते हैं तो इस मिन काउंट को हटाना चाहते हैं, तो नॉन का वो सम करवाना चाहते हैं इंटीजर में भी। तो कैसे सम करेगा, मुझे तो नहीं लगता कोई डिफरेंस नहीं। देखो इसमें आया ना, जब इसकी पहले इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया हमने, तो नान को अगर ये किसी और के साथ सम करवाया तो वो फिर उसका रिजल्ट नान ही दे रहा है। ऑरेंज में क्या दे रहा है, नान दे रहा है। क्योंकि इसकी पहले इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब हम चाहते हैं कि वो नॉन वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई हो। तो नॉन वैल्यू को अगर किसी के साथ आप ऐड करते हैं तो मतलब हमको नॉन वैल्यू मिलती है। नॉन वैल्यू को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन ही मिलेगा। मतलब वो है कि ये गार्बेज वैल्यू है, जो वैल्यू पता नहीं है, तो वो जिसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वही नॉन वैल्यू रिजल्ट में आ रही है। इसकी पहले इक्वल्स टू फॉल्स किया तो नॉन को, पहले तो इन सब का सम आ रहा था, इसके ऊपर आप देखो इसमें क्या आ रहा था हमको, 14, 15, 14, इन तीनों का सम आ रहा था। अगर मैं इसको जैसे यहाँ पर ट्रू करूँगा तो मुझे इन तीनों का सम मिलेगा। देखो ऑरेंज में क्या आया, 43 आया जब मैंने इसकी मैंने इक्वल्स टू ट्रू किया है। लेकिन जब मैं इसको फॉल्स करूँगा तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नॉन वैल्यू को वो ऐड करें, ऐड करेगा तो फिर उस केस में वो नॉन देगा। ओके, समझ में आई ये बात? आगे चलें अब। रहना क्लियर हुई बात? यस सर। ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, देखो बच्चों, मैक्स पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, मीन, मीडियन, मोड, सम, काउंट। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए हमने क्या क्या पढ़ा, मैक्स पढ़ लिया है, मीन पढ़ लिया है, मीन पढ़ लिया है, इनको ऐसे ही यूज़ करना है, मीडियन पढ़ लिया है, मोड पढ़ लिया है, मैंने सबको एक्सप्लेन भी किया एक एक करके कि कैसे आप करेंगे। काउंट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है अभी, सम पढ़ा है। कोई डाउट इनमें किसी को? दीज ऑल आर वेरी सिंपल। बस जिनके जो आर्ग्यूमेंट है उनको अच्छे से यूज़ करके एक्सेस, मेन तो एक्सेस आर्ग्यूमेंट है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करना है एज पर द क्वेश्चन, वो हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, वेर फंक्शन, VAR, वेर। सो वेर एक्चुअली स्टैंड फॉर वेरिएंस, वेर स्टैंड फॉर वेरिएंस। सो ये स्टेटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो
अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास है, कोई भी एलिमेंट्स है, कोई सीरीज आपको दे रखी है नंबर्स की, तो वेरिएंस का मतलब ये होता है कि उस पूरे सीक्वेंस में, उस पूरे डेटा सेट में जितने भी नंबर हैं, वो उसका जो एवरेज है, उस एवरेज से वो कितने वेरी करते हैं, कितने चेंजेबल हैं, वो उसको वेरिएंस कहा जाता है। वेरिएंस फंक्शन इन पाइथन pandas इज यूज टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, वेरिएंस ऑफ डेटा फ्रेम, वेरिएंस ऑफ कॉलम्स, वेरिएंस ऑफ रोज। तो ये बात है कि वेरिएंस अगर अपन को पाइथन में निकालना है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, प्रिंट df डॉट वेयर कर देंगे तो वेरिएंस हमको निकाल के दे देगा। लेकिन वेरिएंस निकालते कैसे हैं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि हमको वेरिएंस कोई निकालने को आएगा नहीं, फिर भी अगर वेरिएंस निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस स्क्वायर को ही वेरिएंस कहते हैं, इक्वल्स टू दिस सिग्मा देन दिस एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैंने कुछ इसकी स्लाइड्स डाउनलोड की थी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमको, बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के हिसाब से काम हो जाएगा। जैसे ये एक हमको सीक्वेंस दिया हुआ है 17, 15, 23, 7, 9, 13 दिख रहा है, ये सुमोनी दिखा ये सीक्वेंस? यस सर। ठीक है, तो ये 6 नंबर दिए हुए हैं। अब इसका वेरिएंस x इसको मान लेते हैं कि ये x है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर उनका सम करना है और डिवाइड करना है n माइनस 1 से। ये जब हम कर लेंगे तो वेरिएंस मुझे मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो मेरा x है, इस x के लिए क्या करेंगे, x बार कैलकुलेट करेंगे। x बार एक्चुअली क्या होगा, इसका एवरेज होगा, मतलब इसका मीन होगा। तो x बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे x का सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे n से। मतलब ये 17, 15, 23, 7, 9, 13 इनका सम किया तो मिल गया 84, 6, तो मतलब x बार निकल गया मेरा 14। तो पहले इसका एवरेज निकाल लिया हमने, फिर क्या किया, एवरेज निकलने के बाद फिर मुझे क्या करना है, x माइनस एक्स बार करना है। तो हर एक एलिमेंट को, जैसे 17, 15 ये था, तो 17 को माइनस करेंगे 14 से, 3 मिला, फिर 15 माइनस 14, हर एक को क्या किया, उसके एवरेज से माइनस कर दिया, तो ये एलिमेंट मिल गए। फिर क्या करना है, इन एलिमेंट्स का सम करना है, नहीं इन एलिमेंट का स्क्वायर करना है, फिर हर एक का स्क्वायर कर दिया, तो वो मिला मुझे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और फिर क्या करना है, उन सब का मैंने सम कर दिया, तो वो मुझे मिला सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, फिर जो ये मुझे मिला, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा n माइनस 1 से, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट इज योर वेरिएंस। ये समझ में आया है कि नहीं सुमोनी? Yes, sir. समझ में आया? सुमोनी समझ में आया कि नहीं? यस सर, आगे सुना दो। आ गई बात समझ में? यस सर। तो वो सिंपल सी बात है कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बेस पे काम हो रहा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, जो वेरिएंस हमारा निकला है लास्ट में, एस स्क्वायर मेरा निकला है ये वेरिएंस, और अगर इस का स्क्वायर रूट आप निकाल देते हैं, वेरिएंस का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एस इक्वल्स टू, तो ये एस स्क्वायर इक्वल टू था, तो ये वेरिएंस था हमारा, और उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। मतलब जो आपके नंबर्स हैं वो नंबर आपकी एवरेज वैल्यू से इतना ज़्यादा डिफर करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे आप समझ रहे हो इस बात को, ये एक्चुअली ये बनाया क्यों गया है पूरा कंसेप्ट, चलो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरी क्लास में मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मेरे पास 10 बच्चे हैं मेरी क्लास में, ठीक है। अब 10 बच्चे मेरे पास हैं, तो अब ये एक्चुअली काम क्या आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम निकाल क्यों रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे पास अगर 10 बच्चे हैं, अब मैं 100 में से सपोज उनके मार्क्स आ रहे हैं, अब सपोज एक के मार्क्स आए 96, 95, 85, ऐसे सबके 90, 80 में ही नंबर है।
तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या आएगा, उस स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे क्या है, एक मतलब डेविएशन नहीं है ज़्यादा। बात समझ में आई? मतलब वेरिएंस भी नहीं है, क्योंकि एवरेज से आप वेरिएंस निकालेंगे मतलब सारे लगभग लगभग सेम है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा है, अब जैसे मान लो एक बच्चे के आ रहे हैं 15 नंबर, एक बच्चे के आ रहे हैं 90 नंबर, फिर एक के आ रहे हैं 25 नंबर, एक के आ रहे हैं 80 नंबर, मतलब आपकी क्लास में तो पूरे वेराइटी ऑफ स्टूडेंट है जिनके बहुत, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा होगा। तो आपके पैटर्न में कितना डेविएशन है ये निकालने के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया जाता है। ये कॉमर्स के बच्चे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में इनके आता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना। कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर। ये समझ में आ गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है? यस सर। ओके, ये इमेजेस मैं भेज दूंगा, इसमें आपको मिल जाएगी जल्दी, है ना। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो df.where हम लिखेंगे तो वेरिएंस हमको मिल जाएगा। अब वो आया कैसे है वो एक डिफरेंट इशू है, बाकी सीधा सा इसका फंक्शन है df.where। ऑब्वियसली जो वेरिएंस होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये पूरे सीक्वेंस के लिए मिलेगा। जैसे आप अभी df.where मैंने लिखा है तो ये हर एक कॉलम के लिए आपको वेरिएंस मिलेगा। जैसे देखो पहला जो एलिमेंट है, देखो 10, पहला जो कॉलम है 10, 7, 55, 15, इसका जो वेरिएंस आया है वो कितना है, 502 पॉइंट समथिंग आया है। और देखो इसमें देखो ऑरेंज में 14, 15 और 14, तो देखो एलिमेंट काफ़ी कम वेरी कर रहे हैं, तो इसका वेरिएंस देखो कितना कम आया है। इसमें देखो 30, 21, 8, 1, तो इसका भी वेरिएंस थोड़ा ज़्यादा है, इसका वेरिएंस थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको जब ऐसी ज़रूरत हो कि आप कोई सीक्वेंस कितना वेरी कर रहा है तो आप वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूछो। सर ये तो कॉलम वाइज में वेरिएंस निकालना है, रो वाइज में भी निकल सकता है क्या? हाँ, रो वाइज में भी आ जाएगा बिल्कुल। तो फिर x इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे उसको। x इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर पर्टिकुलर किसी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट एक ही हों, जैसे यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पर भी 10 हो, यहाँ पर भी 10 हो, मतलब जो एप्पल नाम का कॉलम है ना इसमें 10, 10, 10 ही हो, तो इसका वेरिएंस कितना होगा? 0। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो वेरिएंस का मतलब है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने दूर दूर हैं एक से। अगर उनमें बहुत ज़्यादा फासला है एक दूसरे से तो मतलब वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। तो एक टीचर के लिए उनके क्लास में जो मार्क्स आने चाहिए तो वेरिएंस उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे बराबर हैं तो सबके लगभग बराबर नंबर आने चाहिए। टीचर तो प्रयास यही करता है। तो आप देखो एप्पल का वेरिएंस क्या आया अब इसमें, 0। समझ में आ गई बात बच्चों? यस सर। और जो स्टैंडर्ड जो वेरिएशन आपका आ रहा है अगर उसी का ही आप स्क्वायर रूट कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो क्या उसके लिए फंक्शन है हमारे पास, एसटीडी फंक्शन है। देखो मैं उसको भी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, एसटीडी। एसटीडी फंक्शन को अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर वेर की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, एसटीडी लिख दूँ, तो मुझे क्या देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। तो अब मुझे कॉलम वाइज स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। वापस से अगर वेरिएंस ही 0 है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 होगा ही होगा। तो एप्पल के लिए देखो 0 आया, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा जल्दी मालूम चल जाता है, क्योंकि वो थोड़ी कम वैल्यू होती है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देता है तो कम वैल्यू वो होती है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा मतलब उतनी वेराइटी है, नंबर्स के बीच में डिफरेंस उतना ही ज़्यादा है, और जितना कम होगा मतलब उतनी ही पास है नंबर्स। ओके, सो यूजिंग दिस std function we can calculate the standard deviation. Using this where function we can calculate the
variance, where, and then this std. Any doubt in this? So today basically we discussed about the 4 functions: count, sum, count, sum, where, or std.